Hello everyone, welcome to my YouTube channel Quirkinity Biology. I am डॉक्टर मृत्युंजय कुमार। बच्चों, आज हम लोग 12th क्लास के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर का स्टडी करने वाले हैं, जिसे आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। ये चैप्टर इम्पोर्टेंट के साथ साथ टफ भी है। अगर इसके वेटेज की बात करें तो इस चैप्टर से नीट में एवरेज 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 12th बोर्ड के लिए भी ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस चैप्टर का स्टडी मेरे साथ करते हो तो आपको आगे कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है, आपका एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग न्यूक्लिक एसिड के बारे में स्टडी करने वाले हैं। मींस हम लोग डीएनए और आरएनए के बारे में स्टडी करेंगे। इसके डिस्कवरर कौन थे, ये सेल के अंदर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये कैसे बनता है और इसका सेल के अंदर क्या फंक्शन होता है, ये सब हम डिटेल में यहाँ पे स्टडी करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस न्यूक्लिक एसिड। अगर हिस्ट्री की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड के डिस्कवर्ड बाय अगर हिस्ट्री की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड वाज डिस्कवर्ड बाय एफ मिशर इन द न्यूक्लियस ऑफ पस सेल्स, और उसके लिए उन्होंने टर्म यूज किया था न्यूक्लिन। मिशर साहब ने पस सेल्स के न्यूक्लियस में एक डेंस बॉडी को ऑब्जर्व किया था। चूंकि ये डेंस बॉडी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट था, इसीलिए इसे नाम दिया क्या, न्यूक्लिन। फर्दर मिशर साहब के ही स्टूडेंट थे अल्टमैन। अल्टमैन ने इस न्यूक्लिन के केमिकल नेचर का स्टडी किया और इसका केमिकल नेचर एसिडिक था, उसकी वजह से इसे नाम दिया न्यूक्लिक एसिड। अब बात हम लोग कर रहे हैं पोजीशंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। पोजीशंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स के दो कंपार्टमेंट होते हैं, एक तो न्यूक्लियोप्लाज्म, दूसरा साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म में 97 to 99% डीएनए प्रेजेंट होता है, जबकि साइटोप्लाज्म में 1 to 3% डीएनए प्रेजेंट होता है। इसीलिए न्यूक्लियर डीएनए को हम यहाँ पे मेन डीएनए भी बोले हैं। और ये डीएनए कैसा होता है, लिनियर एंड डबल स्ट्रैंडेड। अब आते हैं साइटोप्लाज्म में। याद करो साइटोप्लाज्म में डीएनए कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा। साइटोप्लाज्म में दो ऑर्गेनल्स होते हैं, एक प्लास्टिड्स, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया। प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए प्रेजेंट होगा। ये डीएनए कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है लेकिन सर्कुलर होता है। ये चूंकि न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट है, इसलिए इसे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए बोलो, और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है इसलिए इसे साइटोप्लाज्मिक डीएनए के नाम से भी जानते हैं। ये डबल स्ट्रैंडेड एंड सर्कुलर, जबकि न्यूक्लियर डीएनए कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड ये भी है बट ये लिनियर डीएनए होता है। इसके अलावा और किसी ऑर्गेनिज्म में डीएनए होगा, आंसर होगा नहीं। अब हम बात करते हैं आरएनए की। आरएनए न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा, हम ग्रीन कलर से यहाँ पे आरएनए को दिखाए हैं, यस प्रेजेंट होगा। फिर आते हैं साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में राइबोसोम के अंदर आरएनए प्रेजेंट होगा, प्लास्टिड के अंदर भी आरएनए प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी आरएनए प्रेजेंट होगा, और साथ ही साथ साइटोप्लाज्म में भी फ्रीली आरएनए अवेलेबल होता है। मींस आरएनए सेल के अंदर ज्यादा स्कैटर्ड होता है। मींस डीएनए और आरएनए का अगर कंपेयर करें तो सेल में ज्यादा स्कैटर्ड फॉर्म में आपको आरएनए देखने को मिलता है। ये तो बात की हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स में। प्रोकैरियोटिक सेल्स, सीधी सी बात है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म सेपरेट नहीं होगा, तो वहां साइटोप्लाज्म में ही डीएनए भी होता है और साइटोप्लाज्म में ही आरएनए होता है। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे स्टडी करेंगे। बच्चों, अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ करके एक लंबी चेन का फॉर्मेशन करता है, जिसे आप न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड की बात करें, इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट नाइट्रोजन बेस, जिसे शॉर्ट फॉर्म हम एनबी लिखे हैं। सेकंड पेंटोज शुगर, शॉर्ट फॉर्म में एस। और थर्ड फॉस्फेट, शॉर्ट फॉर्म में पी। इधर ध्यान दो, फॉस्फेट, शुगर एंड नाइट्रोजन बेस आपस में जुड़ करके
न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करता है और एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ करके और ये दोनों तीसरे से जुड़ करके एक लंबी चेन का फॉर्मेशन करता है, जिसे आप लोग पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड के नाम से जानते हो। ये चेन डीएनए का भी हो सकता है और ये चेन आरएनए का भी हो सकता है। आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस टू टाइप्स के होते हैं, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स। प्यूरिन डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, इसमें एक पायरिमिडिन रिंग होगा और दूसरा आइमिडाजॉल रिंग होगा। पायरिमिडिन रिंग में 2 नाइट्रोजन प्लस 4 कार्बन होते हैं, मीन्स ये 6 मेंबर रिंग होगा, जबकि आइमिडाजॉल रिंग्स 5 मेंबर रिंग होता है, इसमें 2 नाइट्रोजन एंड 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें प्यूरिन में तो ये एडेनिन एंड गुएनिन्स। नेक्स्ट आते हैं पायरिमिडिन्स। पायरिमिडिन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होगा, इसके रिंग में 2 नाइट्रोजन एंड 4 कार्बन होते हैं, मीन्स ये भी 6 मेंबर रिंग होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो CUT कट, C फॉर साइटोसिन्स, U फॉर यूरेसिल्स और T फॉर थायमिन, जिसका दूसरा नाम क्या है 5 मिथाइल यूरेसिल्स। डीएनए और आरएनए में जो डिफरेंस होता है ड्यू टू पायरिमिडिन्स, थायमिन केवल और केवल डीएनए में प्रेजेंट होगा, यूरेसिल्स केवल और केवल आरएनए में प्रेजेंट होता है, जबकि साइटोसिन्स डीएनए और आरएनए में कॉमन होता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज सुगर्स। 2 टाइप के राइबोज सुगर्स डीएनए एंड आरएनए में यूज होता है। अगर बात करें आरएनए में तो आरएनए में जो राइबोज शुगर होता है, जबकि डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है। दोनों के स्ट्रक्चर की बात करें तो राइबोज शुगर के सेकेंड कार्बन पे एक एडिशनल ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, जबकि ये डीऑक्सी राइबोज में एब्सेंट होता है। ये एडिशनल ऑक्सीजन इस राइबोज शुगर को और दूसरे सेंस में कहें तो आरएनए को ज्यादा रिएक्टिव बनाएगा, मीन्स आरएनए लेस क्या होगा बच्चों, स्टेबल होगा। आरएनए के पास स्टेबिलिटी कम होती है एज कंपेयर टू डीएनए। दूसरी ओर देखो यहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट है, लेस रिएक्टिव मोर स्टेबल। सेल में अगर डीएनए एंड आरएनए दोनों हो तो डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल काम करता है, डीएनए के अब्सेंस में ही आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। वजह क्या है बच्चों, हमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखना है और कोई भी चीज अगर अनस्टेबल होगा तो जल्दी जल्दी चेंज हो जाएगा, इसलिए डीएनए जो है मेन जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। अब आगे बात करते हैं फॉस्फेट। फॉस्फेट ग्रुप ये थर्ड कंपोनेंट होता है न्यूक्लियोटाइड का। ड्यू टू फॉस्फेट डीएनए एंड आरएनए में 2 प्रॉपर्टीज आ जाता है, या आप ऐसे कहिए ये फॉस्फेट डीएनए एंड आरएनए में 2 प्रॉपर्टी लाने का काम करता है। दोनों एसिडिक नेचर होता है ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, याद रखना है डीएनए और आरएनए इज एसिडिक ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप। और साथ ही साथ ये भी याद रखना बोथ डीएनए एंड आरएनए पे जो नेगेटिव चार्ज होता है ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। बच्चों हम लोग देखते हैं एक न्यूक्लियोटाइड में तीनों कंपोनेंट कैसे जुड़े होते हैं, किस बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, फॉस्फेट, शुगर एंड नाइट्रोजन बेस। आइए देखते हैं। यहाँ पे जो शुगर लिए हैं ये है डीऑक्सी राइबोज शुगर। डीऑक्सी राइबोज शुगर के फर्स्ट कार्बन से N1 और N9 जुड़ा होता है। ये जो नाइट्रोजन N1 और N9 रिप्रेजेंट किए हैं ये किसका है, नाइट्रोजन बेस का है। प्यूरिन की बात करें तो प्यूरिन के केस में ये बॉन्ड होता है C1N9, इन पायरिमिडिन के केस में ये बॉन्ड होता है C1N1। यहाँ पे जो बॉन्ड ये बन रहा है C1 एंड नाइट्रोजन के बीच में, इसे बोलते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड में होता है। एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आप और पढ़े होंगे, ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जो कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट होता है। अब हम आगे बात करते हैं। इसके 5th कार्बन से, शुगर के 5th कार्बन से फॉस्फेट जुड़ा रहता है और यहाँ पे जो बॉन्ड होता है उसे आप बोलते हैं ईस्टर बॉन्ड। क्योंकि ये ईस्टर बॉन्ड में फॉस्फेट जुड़ा हुआ है इसलिए इसका नाम दिया जाता है फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड।
शुगर से केवल आप नाइट्रोजन बेस को जोड़ दो, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं न्यूक्लियोसाइड, और इसमें अगर फॉस्फेट जोड़ दो तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोटाइड। मींस इस न्यूक्लियोसाइड में आप क्या ऐड करो, फॉस्फेट, तो क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड। आज के लिए बच्चों इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ये आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।